आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, दुनिया के अंदर अब एक ऐसी परिस्थिति जन्म ले रही है जिसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। साल 2022, याद होगा आपको वो समय जब ब्रिटेन के अंदर एक ऐसे ही व्यक्ति ने सत्ता को संभाला था जो भारतीय मूल के थे। हमारे लिए गर्व की बात ये इसलिए थी कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने ब्रिटेन के अंदर सत्ता को संभाला है, प्रधानमंत्री बने हैं, और इससे ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात और क्या हो सकती थी। लेकिन जानते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? क्योंकि वो 2020 से 2022 तक राजकोष में चांसलर थे। ऐसे में फाइनेंस से जुड़े हुए व्यक्ति को ही वहां पर प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पीछे का कारण भी आप लोगों को पता होगा। चलिए एक बार एक सफर को शुरू करते हैं, राजनीतिक सफर को शुरू करते हैं। ब्रिटेन से ही एक उदाहरण लेते हैं। साल 1920, वहां पर दो प्रमुख पार्टियां होती थी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। और साल 1920 से ही ये दोनों पार्टियां वहां की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती आ रही है। लेकिन लेबर पार्टी से पहले वहां पर एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी जिसे लिबरल पार्टी कहा जाता था, और वो वहां की प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जनसंघ एक प्रमुख पार्टी होती थी लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। इसी तरह से वहां पर भी लेबर पार्टी से पहले लिबरल पार्टी प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। 7 मई 2015 को कंजर्वेटिव पार्टी 650 सीटों में से 330 सीट जीत करके बहुमत के अंदर आती है, और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव वहां की सरकार के अंदर या वहां की राजनीति के अंदर होना आरंभ होता है। अब एक बार थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि वहां पर आखिर सरकार का गठन किस तरह से होता है। सम्राट यूनाइटेड किंगडम में महामहिम सरकार के प्रमुख के रूप में एक प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए। ऐसे में 25 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। 2020 से 2022 तक वो वहां पर राजकोष के चांसलर थे। 2019 से 2020 तक वो ट्रेजरी के मुख्य सचिव थे। 2015 से ही वो रिचमंड यॉर्क से सांसद है। ये बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि इस पूरे परिदृश्य को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन ऋषि सुनक को ऐसे समय पर सत्ता क्यों सौंपी गई जब वहां के हालात बहुत खराब थे? इसकी जड़ को हमें समझना पड़ेगा, तभी हम पूरी बात को ढंग से समझ पाएंगे और आने वाले समय के अंदर कितना बड़ा तूफान दुनिया के सामने खड़ा है, इस बात की गंभीरता को समझ पाएंगे। हाल ही में एक खबर आती है कि ब्रिटिश सांसद हाउस ऑफ कॉमन के अंदर 650 सांसद है, उसमें से 122 सांसद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी आगामी आम चुनाव के अंदर 122 सांसद चुनाव लड़ने के अंदर इच्छुक ही नहीं है, जिसमें से 78 ऋषि सुनक की ही पार्टी के संन्यास ले रहे हैं, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी संख्या के अंदर सांसदों का संन्यास लेना क्या किसी आने वाले समय के अंदर किसी बड़े भूचाल को दर्शाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इस बात की गंभीरता को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि शनि का परिवर्तन है, इसे हल्के में लेने की गलती कभी मत करना। और शनि किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे फिर वो राष्ट्र का प्रमुख हो या सड़क पर बैठा हुआ एक भिखारी। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहां के सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। 2010 के अंदर भी 149 सांसदों ने भी इस्तीफा दिया था और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। और 2010 के अंदर सांसदों के इस इस्तीफे की मुख्य वजह थी वहां का संसदीय खर्च घोटाला, यानी कि एक ऐसा घोटाला जिसने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक स्थिति को ही डामाडोल कर दिया। और 2010 से जो स्थिति वहां पर बनी है, उसके बाद किसी से भी वहां की ना राजनीतिक स्थितियां संभल रही हैं और ना ही आर्थिक स्थिति संभल रही है। जुलाई 2016 से जुलाई 2019 तक थेरेसा मे वहां की प्रधानमंत्री रही थी, लेकिन उनसे भी हालात नहीं सुधरे। जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत कुछ करामात नहीं कर पाते हैं, करिश्मा नहीं दिखा पाते हैं। तो वहां पर ऋषि सुनक को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ऐसे में हालात वहां के ऐसे हैं जिस ब्रिटेन के लिए कहा जाता था कि जिनके राज के अंदर कभी सूरज डूबता नहीं है, आज वहां के हालात ऐसे हैं कि वहां के सांसद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। दर्शकों, इतना बड़ा
घटनाक्रम है जिसकी गंभीरता को आपको और हमें समझना पड़ेगा। राजनीति के अंदर लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वहां पर पावर है और पैसा है। पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पैसा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे में पैसे के लिए अगर कोई सांसद बन रहा है या चुनाव लड़ रहा है, राजनीति में आ रहा है, तो उसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना होगा, घोटाले करना होगा। ये घोटाले देश को कितना अंदर तक खोखला कर देते हैं, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने ब्रिटेन है। 2010 से अगर वो स्थिति पैदा हुई है तो आज 2024 आते आते वहां के हालात क्या बन चुके हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजनीतिक पावर की बात करें तो दुनिया के हालात ऐसे हैं कि राष्ट्र के प्रमुखों को दुनिया के हालातों के सामने अपने देश को कैसे बचाना है, यही सबसे बड़ी चुनौती अभी उनके सामने है। ऐसे में अब राष्ट्र प्रमुखों को भी वो पद कांटों का ताज लगने लगा है, और आर्थिक मंदी ने उनके उन मंसूबों को भी चकनाचूर कर दिया है कि राजनीति के अंदर पैसा बहुत है। ऐसे में शनि का जो परिवर्तन है, जो राजनीति के क्षेत्र में हो रहा है, और मैंने 2022 के अंदर भी कहा था कि राजनीति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि शनि यही कार्य करेंगे। शनि कार्य ही करते हैं न्याय के लिए, राजनीति के लिए, सत्ता के लिए। अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं है और शनि कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करवाएंगे जिसकी हमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। ब्रह्मांड का 7वां आयाम है, 7th डायमेंशन के अंदर ये चीज काम करती है। और इसको अगर आपको बेहतर तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर हाउस के अंदर, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वोल्ट होते हैं उसके, लेकिन आपके घर तक आते आते वो कई ट्रांसफार्मर के बीच से गुजर करके आती है, जो उस एनर्जी को कंट्रोल करता है। ऐसे में आपके घर के अंदर कितनी पावर आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कहीं बहुत ज्यादा अप एंड डाउन तो नहीं है, अपनी लिमिट से कम या अपनी लिमिट से ज्यादा तो नहीं है। ये सब चीज व्यवस्थाएं, वो सर्कुलेशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हम जिसे कहते हैं विद्युत वितरण, वो कंट्रोल करते हैं। ऐसे में ही इस ब्रह्मांड के 7th डायमेंशन को भी शनि कंट्रोल करते हैं कि कहां से कौन सी एनर्जी क्रिएट हो रही है, कहां उसका प्रभाव है, उसका दुरुपयोग कहां हो रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाना है। ये सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई कंट्रोल करता है, वो सैटर्न करता है। और सैटर्न सीधे सीधे संबंध रखता है न्याय प्रणाली से, राजनीति से। इसीलिए उसका रंग भी काला है, क्योंकि काला रंग न्याय का प्रतीक होता है। इसीलिए न्यायालय के अंदर आप ब्लैक कलर को देखते हैं, जबकि आम भाषा के अंदर अगर हम बात कहें तो हम काले रंग को अशुभ मानते हैं। पूजा में हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन न्यायालय के अंदर काला ही रंग प्रयोग होता है। ये शनि की न्याय प्रणालिता को दर्शाता है। ऐसे में किसी भी देश के अंदर भ्रष्टाचार उसकी जड़ों को इतना खोखला कर देता है कि आप चाह कर के भी फिर कुछ नहीं कर सकते। और यही कुछ हमने भारत के अंदर भी देखा है। ऐसे में दुनिया के जो आर्थिक हालात अब बिगड़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया को ऐसे मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर रहे हैं जहां पर राजनीतिक दलों का, राजनीतिक लोगों का मोह भंग भी होगा। और चूंकि वहां पर अब ना पावर है और ना ही पैसा है, तो ऐसे में वो लोग वहां जाकर करेंगे क्या। इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जो परिदृश्य आप देख रहे हैं, इस शनि का वो स्वरूप है जो हर किसी को समझ में आएगा ही नहीं। जिन्होंने 10 साल काम किया है, उन्हें विश्वास है कि हमने अच्छा काम किया है, जनता हमें चुनेगी। लेकिन जनता के वोट डालने का पैटर्न ऐसा है कि उन्हें भी डर लगता है कि ये किस तरह का मतदान है। विपक्षी दल है, वो देखता है वोटिंग कम हो रही है, शायद हमें जनता चुन रही है, लेकिन फिर परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं तो पता लगता है कि अगर सत्ता से किसी को बाहर करना है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां तो पैटर्न कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है। लोगों को पता है कि चुनाव है, लेकिन लोग उदासीन हैं, क्योंकि शनि धीरे गति से चलने वाला प्लैनेट है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे काम करती है। तो लोगों के अंदर उत्साह आ कैसे सकता है। परिवर्तन मंगल के लिए जाना जाता है, यानी मंगल परिवर्तन का कारक होता है। ऐसे में मंगल उत्साह का कारक होता है। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, यानी मंगल का एक्टिवेट होना, यानी सत्ता से बेदखली और सत्ता हस्तांतरण,
लेकिन यहां का पैटर्न बिल्कुल अलग नजर आ रहा है और यह बहुत बड़ा संकेत है। ब्रिटेन के ये हालात इस बात को समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि एक चिंगारी जो वहां से उठी है, पूरे विश्व के अंदर उसका व्यापक स्वरूप क्या होगा। ऐसे में 2024 के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होंगे, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सत्ता पक्ष को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर हमने सही किया था तो जनता ने हमें फिर कम सीटें क्यों दी। हालांकि सत्ता के अंदर आने में वो कामयाब रहेंगे, लेकिन सीटों की कमी उनको इस बात पर सोचने पर मजबूर करेगी। विपक्ष कुछ सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के खुश होगा कि चलो उन्हें मेहनत का परिणाम तो मिला, लेकिन वो भी ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा है कि कम वोटिंग के बाद भी हम सत्ता में काबिज नहीं हो पाए। लेकिन इसी के साथ ही जिन लोगों ने अब भी मुखौटा पहन रखा है बेईमानी का, लालच का, उन लोगों को घर बिठाने का काम भी ये लोकसभा के चुनाव परिणाम जरूर करेंगे। इसलिए अब समय शेष भी नहीं बचा है। 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे और आप देखेंगे कि पूरे चुनाव परिणामों का घटनाक्रम कुछ इसी तरह का रहने वाला है। चाहूं तो दर्शकों 2024 के चुनाव परिणाम के संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट भी बोल सकता हूं, लेकिन किसी भी तरह के मतदान के बीच में अपनी बात रखकर वोटर्स को प्रभावित करना ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए 2024 के चुनाव परिणाम जो 4 जून को आएंगे, तब आप मेरी इन बातों का मतलब निकाल लेना, आपको परिणाम उसके अनुरूप ही आते हुए नजर आएंगे। लेकिन दर्शकों, किसी भी देश के अंदर अगर भ्रष्टाचार को हम प्रमुखता से नहीं ले रहे हैं तो हम स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है और आने वाले समय के अंदर आर्थिक मंदी के कारण से भी राजनीतिक लोगों का राजनीति से मोह भंग जरूर होगा और ये ऐसी विषम परिस्थिति होगी जिसका सीधा सीधा सामना हमें करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति घोटाला करके निकल जाता है, जेल चला गया, उसके जेल जाने से क्या वो कीमती समय जो हमारा बर्बाद कर दिया उसने इस देश का, क्या उसको लौटाया जा सकता है? इसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इसीलिए किसी व्यक्ति के, राजनीतिक व्यक्ति के अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के संकेत मिलते हैं या सबूत मिलते हैं, तो ऐसे में केवल वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक पार्टी भी दोषी होनी चाहिए। ऐसे सख्त नियमों की आवश्यकता अब वर्तमान के अंदर है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा संकट भी हम इस दुनिया के अंदर देखेंगे जहां दुनिया इस लोकतांत्रिक प्रणाली को ही बदलने पर विवश हो जाएगी। और यह समय बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मुझे नजर आ रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से सत्ता के ऊपर काबिज होने की लड़ाई हो रही है, चाइना में आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने कानून बदल करके अपने आप को ही अपने आखिरी समय तक के लिए वहां का राष्ट्रपति नियुक्त करने का रास्ता साफ किया है। रशिया के अंदर भी आपने देखा है। इस तरह के जो घटनाक्रम हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन कुछ चीजों को हमको यहां पर इस तौर पर भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी देश के अंदर कोई राष्ट्र प्रमुख अपने देश की इकोनॉमी को लेकर के बहुत सिंसियर है और देश की जनता के लिए अगर वो काम कर रहा है और भ्रष्टाचार से दूर है, तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। 2010 के ब्रिटेन के ये हालात हमें ये बता रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जिन जिन देशों में भ्रष्टाचार है उनके क्या हालात होंगे। पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। और यहां पर एक बात मैं आप लोगों के सामने और रखना चाहूंगा जो कि इस बात से बहुत गंभीरता के साथ जुड़ी हुई है। चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि वहां के प्रोडक्ट के संदर्भ में आपने एक बात सुनी होगी, चले तो रात तक नहीं तो चांद तक। यानी चाइना का प्रोडक्ट ऐसा होता है, चल गया तो सुबह तक भी चल गया, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 24 घंटे 2-4 महीने चल गया, नहीं तो फिर पता नहीं कितना चलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन जानते हैं इस निंदा के बाद भी चाइना की इकोनॉमी ने ग्रोथ क्यों की है? क्योंकि चाइना की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी, दोनों रूप में अगर आप लेंगे तो उनकी जनसंख्या है। ऐसे में जनसंख्या को काम देना, अपनी जनता को काम देना उनकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया और वहां पर अपनी पूरी क्षमताओं को लगाया। लेकिन बात आती है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसको माल को खपाने के लिए भी हमें मार्केट चाहिए। ऐसे में पूरी दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग आरंभ की। लेकिन बात आती है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट किस तरह का बनाएं। अगर हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसकी लाइफ 10 साल है,
तो 10 साल तक उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में दोबारा क्रिएट नहीं होगी। ऐसे में प्रोडक्ट ऐसा बनाया जाए जो कम समय चले, यानी कि कीमत भी कम हो, कम समय चले। अगर हमने मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट चलाया है, 10 साल की जगह अगर उसकी 3 साल की लाइफ है, तो 3 साल के बाद में उस प्रोडक्ट की उतनी ही डिमांड वापस से क्रिएट होगी और हमारे लोगों को रोजगार मिलता रहेगा। तो यहां पर उनकी ये सोच, उनकी ये पॉलिसी ने चाइना के प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर स्टैब्लिश कर दिया, क्योंकि कीमत कम थी और क्वालिटी उसकी उतनी ही थी कि जितनी आपकी जरूरत हो। एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि आप जब टीवी खरीदने जाते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छा टीवी चाहिए, लंबा चलना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, 10-20 साल हमें कोई परेशानी ना आए। लेकिन आप जानते हैं कि 10-20 साल तक अगर आप उस टीवी को चला रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है और आप मन मार करके बैठे रहते हैं, उसी पुराने टीवी से समझौता करते हैं, क्योंकि उसको आप फेंक नहीं सकते, नया आप लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि पुराना आपका सही ढंग से काम कर रहा है। यही पॉलिसी और भी कंपनियां जानती है, इसीलिए आप देखिए एप्पल का फोन चाहे लाखों रुपए का क्यों ना हो, 1 लाख से ऊपर की उसकी कीमत होती है, लेकिन फिर भी 3 से 4 साल या 5 साल के अंदर अंदर आपको अपना फोन बदलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। ऐसे में नई डिमांड क्रिएट कहां से होगी? अगर एक फोन 10 साल चलेगा तो 10 साल तक वो कंपनी फिर बनाएगी क्या? ऐसे में हर 3 साल के बाद में आपको मजबूर कर दिया जाता है फोन बदलने के लिए। आप बेहतर ढंग से भी अगर उसको चला रहे हैं तब भी आपके अपडेट नहीं आएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा और आपको मजबूर होकर के मोबाइल बदलने पड़ेंगे। यानी किसी भी देश की इकोनॉमी यदि बेहतर है, उसकी पॉलिसी बेहतर है, तो वहां पर राजनीतिक स्थिरता भी रहती है और जनता भी सुखी रहती है। लेकिन किसी भी देश के अंदर अगर फाइनेंशियल घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो वो दीमक की तरह उस देश की जड़ों को खोखला कर देता है और फिर उसका कंगाल होना निश्चित है। और ये ऐसी परिस्थिति होती है जो वहां की जनता को रोने पर मजबूर कर देती है। और यही हालात पाकिस्तान के हैं, यही हालात ब्रिटेन के होने जा रहे हैं, यही हालात यूरोप के कई देशों के हैं, अफ्रीकन देशों के हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को सिरे से नकार देना, यही हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये एक ऐसा संकेत हमें ब्रिटेन से मिल रहा है, जहां पर इतने सारे सांसदों ने राजनीति से संन्यास ले लिया है, चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ये कोई छोटा घटनाक्रम नहीं है, इसकी पुनरावृत्ति पूरे विश्व के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपसे कहा भी है कि दिसंबर 2025 तक के हालात इतने विषम हैं कि जिनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है और इससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि 4 जून को रिजल्ट क्या आएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि मुझे चिंता इस बात की है कि 4 जून के बाद में जो सरकार बनेगी, उसके सामने जो दिसंबर 2025 तक चैलेंजेस आएंगे, उनसे वो कैसे निपटेंगे। सबसे बड़ी चिंता का कारण वही है। मेरी इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, जो मैं कहने जा रहा हूं, 4 जून से लेकर के और दिसंबर 2025 तक के हालातों को भारत सरकार के सामने भी उनको संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और यही सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इसीलिए अच्छी सरकार का चुनकर आना, ईमानदारी से काम करना, यही हमारी परेशानी को कम करने का एकमात्र साधन है। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैंने शनि के पैटर्न से जो बदलाव हो रहे हैं, उसके संदर्भ में आपको आंकड़ों के साथ आपके सामने बात रखी है। समझदार को इशारा काफी होता है। देश पहले है, राजनीतिक दल या व्यक्ति बाद में है, और जो देश के साथ है, हम उसके साथ हैं। इसीलिए देश से बढ़कर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। भ्रष्टाचारियों का साथ हमें ना पहले कभी देना चाहिए था, ना आज देना चाहिए और ना भविष्य में देना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा संकेत हमें ब्रह्मांड से मिल रहा है, जो हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि कौन सा अंकुर अब इस धरती से बाहर निकलने वाला है और उसका रोल क्या रहने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।